दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो संसद में बजट होता है उसका पास होने का क्या-क्या प्रक्रिया है, उससे संबंधित आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पास होने वाली जो उसकी प्रक्रिया है, उसमें से पहला जो बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसको पेश किया जाता है, फिर उस पर बहस होता है, फिर जो बजट से संबंधित जो समितियाँ होती है उसके पास जाँच के लिए भेजा जाता है। फिर आपका फिर अनुदान से संबंधित जो माँग है, उस पर मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और फिर वित्त विधेयक पारित होता है। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद बजट फाइनली पास होता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो सिस्टम है कि बजट, क्या ये संविधान में इसका उल्लेख है? तो इसका आंसर है नहीं, संविधान में इसका बजट के रूप में उल्लेख नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख है। और यह जो है आपका आर्टिकल 112 के अंतर्गत है, यानी 112 के अंतर्गत है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात हम लोग जिसे जानते हैं इसे लोकप्रिय भाषा के रूप में, वो है बजट। अब जो है पहले पहले क्या होता था कि पहले दो प्रकार से बजट निकाले जाते थे। एक तो रेलवे का बजट अलग होता था और दूसरा आपका आम बजट अलग होता था। लेकिन 2016 के बाद से दोनों को मिला दिया गया। 2016 के बाद से आपका रेलवे और जो आपका जो आम बजट जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसे मिक्स कर करके मिला कर करके एक ही में बजट निकाला जाता है। और इसके पहले भी इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है, वो आपका 1921 में ऐसा प्रोसेस हुआ था। फिर उसके बाद यह आपका 2016 में फिर से हुआ। इसके अलावा जो बजट पास होता है उसमें मेन रूप से जो है वो खर्च का, जो नेक्स्ट ईयर खर्च होने वाला है उसका एक आइडिया रहता है कि आगे क्या खर्च होने वाला है। जैसे कि इस बार जो 2023 में जो बजट आया है वो 2024 के लिए बजट होगा और उसमें 2024 का विवरण दिया हुआ रहेगा कि 2024 में कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितना कितना खर्चा होगा, कौन कौन से विषय पर क्या क्या खर्चा होगा। जैसे कि रेलवे में क्या क्या खर्चा होगा, यदि कोई और सब्जेक्ट है जैसे कि डिफेंस हुआ, डिफेंस में कितना खर्चा हुआ। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि आपका पेंशन हुआ, आपका सैलरी पर कितना खर्च होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मुद्दे रहते हैं जिसमें खर्च का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब आते हैं कि ये आखिर इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होता है। तो वो जो होता है उसमें आपका उसके पिछले ईयर का पूरा डिटेल्स रहता है कि क्या-क्या खर्चा होगा। उसके बाद फिर आपका बजट का वर्गीकरण किया जाता है, आर्थिकी वर्गीकरण। जैसे कि आपका मतलब ये रेलवे का अलग बजट होगा, फिर जो आपका साधारण बजट होगा वो होगा। उसके बाद फिर जो भी मंत्रालय होगा, फिर जो उसका वार्षिक रिपोर्ट होगा वो भी आपका बजट में होगा। फिर बजट का एक पूरा डिटेल्स होगा उसमें, जो भी जो मंत्रालय है, जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड पूरा डिटेल्स होगा। फिर आपका विनियोग विधेयक होगा और वित्त विधेयक होगा जिसमें कि आपका टैक्सेशन भी शामिल होगा। तो इस तरीके से जो आपका बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। फिर इतने प्रस्तुतिकरण होने के बाद फिर जो है आपका बजट जो है संसद में पेश किया जाएगा और वो आपका भाषण के स्वरूप में पहले जो वित्त मंत्री होंगे जैसे कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आजकल पेश किया जा रहा है। फिर उसे अंत में सदन के पटल पर रख दिया जाता है। तो ये टोटल वो आपका बजट प्रस्तुतिकरण का ये टोटल प्रोसेस था। इतने प्रोसेस से
प्रस्तुत किया जाता है। फिर जो दूसरा प्रोसेस में है वो है आपका उस पर सामान्य चर्चा होता है। सामान्य चर्चा का एक दूसरा मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इस पर आम बहस भी होती है। आम बहस भी होती है। अब जब चर्चा होता है तो ये चर्चा जो है 3 से 4 दिन का चर्चा होता है। इस दौरान लोकसभा बजट में समग्र रूप से या उसमें शामिल सिद्धांतों के किसी भी प्रश्न पर चर्चा होती है, लेकिन सदन के वोट के लिए कोई प्रस्ताव पेश या प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में जवाब देने का अधिकार होता है। बजट पर सामान्य चर्चा के बाद लोकसभा में अनुदानों की मांग पर मतदान की जाती है। तो ये एक एक आम बहस है। इसमें कोई उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। कोई भी इसमें वोट देने का अधिकार नहीं है, मतदान देने का अधिकार नहीं है। बस सिर्फ वित्त मंत्री के द्वारा जो भी क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड उसका आंसर दे दिया जाता है। अब जो तीसरा पैटर्न है वो है कि विभागीय समिति के द्वारा जांच किया जाता है। अब बजट में कई सारे मुद्दे रहते हैं। अब वो मुद्दा भी किसी विभाग के द्वारा ही उतना सारा सब कुछ आपका बनाया जाता है या फिर जो भी किया जाता है, फिर उसके बाद फिर से एक बार वो जांच के लिए जाता है। तो जांच के लिए उसकी समितियां बनाई जाती है। उस समितियां जांच करती है, फिर उसके बाद फिर उस रिपोर्ट को सौंप देती है संसद में। अब फिर है अनुदानों पर मांग की बात। अब जो अनुदान की प्रक्रिया है इसमें बजट में जितने भी मांगे होती हैं, जैसे कि टोटल जो 109 मांग हैं, कभी कभी ये घट बढ़ सकता है। ऐसे इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो हमेशा 109 ही रहेगा, लेकिन जो एक एवरेज है वो 109 ही है। उसमें से नागरिक व्यय पर 103 और रक्षा व्यय पर 6 और रेलवे बजट आपका 32 मांग पर है। इन सभी पर मतदान होता है। मतदान के द्वारा जो भी खर्च से संबंधित जो मांग होता है उस पर मतदान होता है। यदि वो आपका मतदान हो जाता है, मतदान होने के बाद फिर कन्फर्म हो जाता है, आपका आधा से ज़्यादा जितने सदस्य वहाँ होते हैं उससे आधा से ज़्यादा सदस्य यदि वोट कर देते हैं तो वो पास माना जाता है। यदि उसमें से किसी को समस्या रहता है तो वो कार्यपालिका अर्थात संसद पर नैतिक दबाव बनाने के लिए वहाँ पर जो आपका कटौती प्रस्ताव है तो उसको लाते हैं और जिसके थ्रू वह अपने बातों को रखते हैं। और इसी तरीके से 3 प्रकार की कटौतियां हैं, जैसे कि नीति कटौती प्रस्ताव और आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। इस तरीके से तीनों प्रस्तावों का अपना अपना मतलब है। इस तरीके से तीनों को लाने के बाद यदि किसी सदस्य को लगता है कि इसमें से कोई कटौती प्रस्ताव आएगा तो उसे लाया जाता है, वरना उनकी मांगों को मान लिया जाता है। तो आइए देखते हैं अब जो तीनों कटौती है, जैसे कि सांकेतिक कटौती, नीतिगत कटौती और इकोनॉमी कटमोशन, इसे हम लोग हिंदी में आर्थिक कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, ठीक है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती का मतलब है कि सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में है और इसका जो मांग की राशि वो 100 रुपये से कम करने के लिए कहा जाता है। और 26वें दिन अध्यक्ष बाकी सभी मांगों के लिए मतदान के लिए रखता है और उनका निपटारा करता है, चाहे उन पर सदस्यों ने चर्चा की हो या नहीं की हो। इसे गिलोटिन क्लोजर भी कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। और नीतिगत कटौती प्रस्ताव में किसी नीति को, अंतर्निहित नीति को, अस्वीकृति को दर्शाया जाता है और कहा जाता है कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। जब ऐसा कहा जाएगा तो यानी कि आपका नीति
की अस्वीकृति को दर्शाया जा रहा है। अब आर्थिक कटौती प्रस्ताव में मितव्ययता की मांग की जाती है। कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित राशि तक कम किया जाना चाहिए, जो या तो एकमुश्त कटौती हो या मांग में किसी वस्तु की चूक या कटौती भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के कटौती थे और तीनों का मतलब ये था। अब नेक्स्ट है आपका विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक जो है, ये बहस के बाद जो जो आपका आम बहस था अ, और कटौती प्रस्ताव आया, उसके बाद फिर विनियोग विधेयक की प्रक्रिया शुरू होती है। विनियोग विधेयक के बाद वित्त विधेयक आता है और वित्त विधेयक में विनियोग विधेयक पहले आता है और वित्त विधेयक बाद में आता है। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है। यह सामान्यतः पास कर दिया जाता है, जिसका प्रभाव राशि में बदलाव या किसी अनुदान के गंतव्य में बदलाव का होगा, ऐसा माना जाता है। राष्ट्रपति के सहमति के बाद विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम भारत के संचित नीति से भुगतान के लिए अधिकृत करता है। यदि सरकार को 31 मार्च के बाद अपनी सामान्य गतिविधियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो संविधान लोकसभा को विनियोग विधेयक को लागू होने तक वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम अनुदान देने के लिए अधिकृत करता है। यह लेखा अनुदान बजट पर सामान्य चर्चा के बाद पारित किया जाता है और आमतौर पर कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर 2 महीने के लिए दी जाती है। तो विनियोग विधेयक जो है वो आपका साधारणतः 2 मंथ के लिए होता है क्योंकि आपका बजट पास होने में थोड़ा समय लगता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है, तो इसीलिए 2 महीने के लिए कुछ पैसे को निकाल लिया जाता है, तब तक वो खर्च होता है। फिर आपका वित्त विधेयक आता है, उसमें फिर वो आपका 75 दिन के भीतर फिर आपका पास हो जाता है। फिर उसके बाद जितनी राशि उससे निकलती है फिर वो खर्च होने का पूरा प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है। तो ये आपका वित्त विधेयक हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य अनुदान भी हैं, जैसे असाधारण अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और सांकेतिक अनुदान। अब सभी का मतलब क्या है? सॉरी दोस्तों, ये मतलब ये आपको थोड़ा सा नंबरिंग में प्रोसेस में समस्या हो गया। तो यहाँ 1, 2 फिर आपका 3, 4 हो जाएगा। तो कुछ और भी अनुदान है। असाधारण अनुदान के अंतर्गत जो है वह आपका किसी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का यह हिस्सा नहीं होता है और यह एक विशेष उद्देश्य के लिए लाया जाता है। और दूसरा है आपका अनुपूरक अनुदान। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत उस राशि के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, तब यह प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त अनुदान, ये नाम से ही लग रहा है कि कुछ ऐसा आवश्यकता पड़ गया जिसमें कि और राशि चाहिए होती है, तो इसमें अतिरिक्त अनुदान के रूप में यह पास किया जाता है। वित्तीय वर्ष के बाद लोक सेवा द्वारा मतदान के द्वारा यह पास किया जाता है। अतिरिक्त अनुदान की मांगें को मतदान के लिए लोक सेवा में प्रस्तुत करने से पहले संसद की लोक सेवा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, तब यह पास होगा। और सांकेतिक अनुदान का मतलब हुआ कि यह जो है कोई नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय रहता है, तब यह उपलब्ध कराया जाता है। और 1 रुपये के अनुदान की मांग लोकसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती है और यदि सहमति हो तो धन उपलब्ध कराया जाता है। पुनर्निर्माण में एक मद से दूसरे मद में धन हस्तांतरण शामिल होता है, इसमें कोई अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं होती है। तो ये कुछ अनुदान थे और बजट को पारित होने से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं थी। तो दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।